हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे। और ये जो एक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है उस जुडिशियल एग्जाम के रिस्पेक्ट में। जिस भी जुडिशियल एग्जाम में इस एक्ट से सवाल बनता है और मोस्ट प्रोबेबली अभी बिहार एपीओ एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आज के एपिसोड को शुरू करूं उसके पहले कुछ बातें जो आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 10 तक के प्रोविजंस को लेक्चर्स को मिस किया है तो उन सभी एपिसोड्स का लिंक इस एक्ट से जुड़ा हुआ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जरूर देखो। और मैं हमेशा आप लोगों को दो बात रिकमेंड करता हूं। पहला कि आप अपने पास कंसर्निंग सब्जेक्ट का बेयरेक्ट कम से कम रखो और साथ ही साथ नोटबुक रखो, लेक्चर को पूरा देखो, बात जो मैं बोलता हूं और जो बातें बोर्ड में लिखी गई है आप उसे राइट डाउन करो। आप देखोगे कि आपका कंसेप्ट एक बार में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो आज के एपिसोड को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ नीचे देखो, आप दिखेगा आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। और अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सेक्शन 11 क्या कहता है, पहले हेडिंग को देखते हैं। कहता है पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू एडवांटेज का मीनिंग मैंने आपको बताया था इंटरप्रिटेशन क्लाउज को जब हम लोग डील कर रहे थे। आप देखो एपिसोड नंबर 2 आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको बात कि अनड्यू एडवांटेज आखिर क्या होता है। आम भाषा में आप कह लो घूस, है ना, ब्राइब। तो पब्लिक सर्वेंट प्राप्त कर रहा है क्या, तो अनड्यू एडवांटेज। अब यहां पे वो प्राप्त कैसे करता है, तो कहता है विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी प्रतिफल के। प्राप्त किससे कर रहा है, तो उस व्यक्ति से कर रहा है जिसका संबंध कार्रवाई से, किसी कार्रवाई से है, प्रोसीडिंग से है या बिजनेस से है, जिसको संचालित करता है यही पब्लिक सर्वेंट संचालित करता है। तो यहां पे कोई कार्य पब्लिक सर्वेंट के द्वारा हो रहा है और उस कार्य से अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी संबंध है और उस व्यक्ति से अगर पब्लिक सर्वेंट ब्राइब का, घूस का मांग करेगा तो पब्लिक सर्वेंट को पेनलाइज किया जाएगा सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 के तहत पब्लिक सर्वेंट को पेनलाइज किया जाएगा। मैं बात को पहले अंदर की बातों को बताऊंगा, प्रोविजंस बताऊंगा, उसके बाद विद एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा, अच्छी समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अंदर की बातों को समझते हैं। पहला नंबर पॉइंट कहता है हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट। कोई भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, मांग करता है या ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है। क्या किस चीज की मांग हो रही है और प्राप्त क्या करना चाह रहा है पब्लिक सर्वेंट, तो अनड्यू एडवांटेज, घूस की मांग करना चाहता है या कर रहा है। अब यहां किसके लिए कर रहा है पब्लिक सर्वेंट, खुद के लिए या किसी अन्य पर्सन के लिए, चाहे उसके सुपीरियर ऑफिसर हो, चाहे उसके सबऑर्डिनेट हो। यहां पे अन्य पर्सन के अंतर्गत ये भी इंक्लूडेड है। अब यहां पे वो जो अनड्यू एडवांटेज का पब्लिक सर्वेंट मांग कर रहा है उसका आधार क्या है, तो कहता है कि विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के या अपर्याप्त कंसिडरेशन के साथ के साथ वो मांग करता है अनड्यू एडवांटेज का, घूस का। किससे करता है मांग, तो कहता है किसी भी व्यक्ति से जिसका संबंध किसी कार्रवाई या किसी बिजनेस से है जिसको संचालित किया जाता है उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ही। तो इस परिस्थिति में पब्लिक सर्वेंट को सेक्शन 11 के तहत पनिश्ड किया जाएगा और सजा है नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम नहीं इंप्रिजनमेंट होगी, या एक्सटेंड टू 5 इयर्स इंप्रिजनमेंट। तो 6 से 5 महीने का इंप्रिजनमेंट हो सकता है और साथ ही फाइन भी इंपोज किया जाएगा पब्लिक सर्वेंट पे। अब इसको थोड़ा इलस्ट्रेट करके समझाते हैं। एक बात आप नोट करो जब इलस्ट्रेशन पे उससे पहले कि यहां शब्द प्रोसीडिंग इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो लीगल प्रोसीडिंग भी हो सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स भी हो सकता है। नेचर के बारे में नहीं बताया गया है प्रोसीडिंग मींस व्हिच काइंड ऑफ प्रोसीडिंग। अब यहां पे एग्जांपल लीजिए आप, मान लीजिए एक जज है, जज किसी केस का सुनवाई कर रहा है और उस केस से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति से अगर जज घूस का मांग करता है उसके फेवर में काम करने के लिए, या हो सकता है कि पब्लिक सर्वेंट उस व्यक्ति से घूस का मांग कर रहा है बिना किसी प्रतिफल का या अपर्याप्त प्रतिफल के साथ उस व्यक्ति से मांग करता है जिसका संबंध कार्रवाई से है और कार्रवाई की सुनवाई जज के द्वारा हो रही है। चाहे जज खुद के लिए मांग करे या अपने से ऊपर के पदाधिकारी के लिए या अपने से नीचे के पदाधिकारी के लिए मांग करे। मांग अगर करेगा
वो जज उस व्यक्ति से अनड्यू एडवांटेज, तो यहाँ पे उस जज को सजा होगा सेक्शन 11 के तहत। और जज को सजा कितना होगा, तो सेक्शन 11 में बताया गया है कि 6 महीने से कम का नहीं और 5 वर्ष तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है और साथ ही फाइन भी देना पड़ जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन 11। अब आगे देखिए सेक्शन 12 क्या है। सेक्शन 12 कहता है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। यहां पे जो भी अपराध के बारे में बताया गया है इस एक्ट में, अगर उस अपराध को करने के रिस्पेक्ट में अगर कोई पर्सन अबेट करेगा तो उस अबेटर को सजा होगा सेक्शन 12 के तहत। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अबेटमेंट के कारण अपराध हुआ या नहीं हुआ, अबेट करने वाले व्यक्ति को दैट इज अबेटर को सजा होगी। यहां सजा कितनी होगी, तो कहता है नॉट लेस देन 3 ईयर बट मे एक्सटेंड टू 7 ईयर इंप्रिजनमेंट। 3 साल से कम नहीं और 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट होगा और साथ में फाइन भी इम्पोज किया जाएगा अबेटर पे। तो ये सेक्शन 12। अब आगे के प्रोविजंस को देखते हैं, समझते हैं। सेक्शन 13 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मुकदमा दर्ज होता है पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ तो सेक्शन 13 के रिस्पेक्ट में ही दर्ज होता है। क्योंकि सेक्शन 13 का जो मुकदमा है वो तब होता है जब पब्लिक सर्वेंट के पास उसकी इनकम से अधिक की संपत्ति उसके पास हो। ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 13, आप इसे बड़े ध्यान से समझो कि कब पब्लिक सर्वेंट दोषी माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा क्रिमिनल मिसकंडक्ट का। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है सेक्शन 13 का, अगर पब्लिक सर्वेंट डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली बेईमानी के इरादे से या कपट पूर्वक क्या करता है, मिस एप्रोप्रिएट करता है या फिर खुद के लिए इस्तेमाल कर लेता है, खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर लेता है। क्या यूज कर लेता है, क्या मिस एप्रोप्रिएट करता है, तो वो प्रॉपर्टी जो उसको इंटरेस्ट किया गया, जो उसको दिया गया है, उसके संरक्षण में जो प्रॉपर्टी दिया गया पब्लिक सर्वेंट के, उस प्रॉपर्टी को अगर पब्लिक सर्वेंट बेईमानी के इरादे से या कपट पूर्वक गलत यूज करे या खुद के लिए यूज कर ले तो दोषी माना जाएगा पब्लिक सर्वेंट क्रिमिनल मिसकंडक्ट का। यहां पे कहता है या फिर उस प्रॉपर्टी को भी अगर पब्लिक सर्वेंट खुद के लिए यूज करे या गलत यूज करे, इस्तेमाल करे उस प्रॉपर्टी का फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली, जो प्रॉपर्टी उसके कंट्रोल में है, या ऐसा करने के लिए अगर पब्लिक सर्वेंट किसी भी व्यक्ति को क्या करे, अलाउ करे, तो भी पब्लिक सर्वेंट दोषी माना जाएगा क्रिमिनल मिसकंडक्ट का। ये हो गया पहला सर्कमस्टेंसेस। अब दूसरा सर्कमस्टेंसेस के लिए देखिए बी नंबर पॉइंट सेक्शन 13 का। दूसरा परिस्थिति जब पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा दोषी क्रिमिनल मिसकंडक्ट का, वो ये है कि अगर इरादतन खुद को लाभ पहुंचाए, गलत तरीके से अपने पद का इस्तेमाल करते हुए, अगर पब्लिक सर्वेंट अपने पद का इस्तेमाल करते हुए खुद को लाभ पहुंचाएगा तो यहां पे पब्लिक सर्वेंट दोषी माना जाएगा क्रिमिनल मिसकंडक्ट का। इसको थोड़ा इलस्ट्रेट करते हैं। मान लीजिए पुलिस ऑफिसर एक पब्लिक सर्वेंट है, उसने प्रॉपर्टी जब्त किया। वो प्रॉपर्टी जब्त कर जो पुलिस ऑफिसर ने किया है उस प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करना होता है बिफोर मजिस्ट्रेट, लेकिन यहां पे उस प्रॉपर्टी को अगर पब्लिक सर्वेंट पुलिस ऑफिसर खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर ले या उसका गलत इस्तेमाल कर ले उस प्रॉपर्टी का, चाहे वो कुछ भी हो, तो यहां पे जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्या माना जाएगा, वो दोषी माना जाएगा सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग क्रिमिनल मिसकंडक्ट का। या फिर कोई भी फॉर एग्जांपल डीटीओ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अगर अपने पद का इस्तेमाल करके गलत तरीके से इनरिच करे, खुद को लाभ पहुंचाए, तो यहां पे वो जो प्राधिकारी है, डीटीओ जो ऑफिसर है, वो भी दोषी माना जाएगा क्रिमिनल मिसकंडक्ट का। ये तो उदाहरण हो गया। अब यहां पे एक दो एक्सप्लेनेशन जो आपको समझना है कि पहला कहता है, पहला एक्सप्लेनेशन कि अगर आपके पास आपके इनकम से अधिक की संपत्ति है और अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि आपके पास इतना सारा जो धन है, इतना सारा जो संपत्ति कहां से आपने अर्जित किया, अगर आपने वो नहीं जवाब दे पाया, दैट मींस कि वो पब्लिक सर्वेंट जवाब नहीं दे पाया, तो यहां पे वो पब्लिक सर्वेंट गिल्टी हो जाएगा क्रिमिनल मिसकंडक्ट का। दूसरा बात कि अगर पब्लिक सर्वेंट किसी नॉन सोर्स ऑफ इनकम से प्रॉपर्टी को अर्जित कर रहा है, मतलब कि प्रॉपर्टी उसको कहां से प्राप्त हुआ है उसके बारे में अगर वो ब्यौरा दे रहा है कि हाँ हमको इस सोर्स से प्रॉपर्टी
प्राप्त हुआ है, संपत्ति मैंने अर्जित किया है, तो जो नोन सोर्स ऑफ इनकम है वो लॉफुल होता है, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है। ये तो एक्सप्लेनेशन था। अब आते हैं इसके पनिशमेंट, बात करते हैं कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गिल्टी हुआ है सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग तो उसको सजा कितना होगा। तो कहता है कि नॉट लेस देन 4 ईयर इंप्रिजनमेंट बट में 10 to 10 years, 4 साल से कम का कारावास नहीं और 10 साल तक हो सकता है कारावास, इंप्रिजनमेंट, और साथ ही साथ पब्लिक सर्वेंट पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन 13। अब आगे देखिए सेक्शन 14 क्या कहता है। सेक्शन 14 कहता है पनिशमेंट फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई पब्लिक सर्वेंट इस एक्ट के तहत एक बार अपराध करने के बाद भी दोबारा अपराध करेगा तो उसको सजा होगा। दोबारा अपराध करने के लिए, उस अपराध को करने के लिए सजा होगा ही होगा, लेकिन दोबारा अपराध करने के लिए जो सजा होगा वो होगा सेक्शन 14 के अनुसार। और सजा क्या होगा, तो पहले तो उस पब्लिक सर्वेंट को हैबिचुअल ऑफेंडर का दर्जा मिलेगा सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग, और सजा होगा नॉट लेस देन 4 ईयर इंप्रिजनमेंट एंड एक्सटेंड टू 10 years, 4 साल से कम नहीं और 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट होगा और फाइन भी इंपोज किया जाएगा। ये सेक्शन 14। आगे देखिए सेक्शन 15 क्या कहता है। सेक्शन 15 में बताया गया अटेम्प्ट का पनिशमेंट। यहां पे अटेम्प्ट उस अपराध को लेके है जो सेक्शन 13 के तहत हो रहा है। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग अपराध करने का प्रयास करेगा तो सेक्शन 15 कहता है कि उसको सजा होगा इस बात के लिए नॉट लेस देन 2 years इंप्रिजनमेंट और एक्सटेंड टू 5 years इंप्रिजनमेंट एंड ऑल्सो लायबल फॉर फाइन। मतलब प्रयास करने के लिए सेक्शन 13 के तहत जो ऑफेंस हो रहा है उसके अटेम्प्ट के लिए सेक्शन 15 के तहत पब्लिक सर्वेंट को सजा मिलेगा। 2 साल से कम नहीं होना चाहिए कारावास और 5 साल तक जा सकता है कारावास, और फाइन भी, जुर्माना भी इंपोज किया जाएगा। अब सेक्शन 13 माफ कीजिए सेक्शन 16 पे आते हैं। सेक्शन 16 क्या कहता है कि जब भी कोर्ट फाइन इंपोज करेगी उन अपराधों के लिए जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो कोर्ट जो है फाइन इंपोज करते वक्त उस प्रॉपर्टी जिसके रिस्पेक्ट में अपराध हुआ है उसका क्या वैल्यूएशन है, वो कितने अमाउंट का है प्रॉपर्टी, इस बात को ध्यान रखेगी और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही फाइन इंपोज करेगी कोर्ट। यही कहता है सेक्शन 16। अब आगे देखते हैं सेक्शन 17 क्या कहता है। सेक्शन 17 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेक्शन 17 बताता है कि अगर अपराध हुआ इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो उस अपराध को, दैट मींस उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, ये बताता है सेक्शन 17। आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 17। सबसे पहला बात कि वो पुलिस ऑफिसर जिसका रैंक कहता है अगर इन्वेस्टिगेशन होना है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा, तो जो भी अपराध होगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग उस अपराध को इन्वेस्टिगेट वो पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन इसके द्वारा हुआ है इस एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा, तो कहता है वो पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता जिसका रैंक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के नीचे का होगा। मतलब कि अगर इन्वेस्टिगेशन इस एजेंसी के द्वारा हुआ है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, तो फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस का कौन करेगा, तो या तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या उससे ऊपर का जो भी ऑफिसर होगा वो करेगा, उसके नीचे का पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस का जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है वो होना है मेट्रोपॉलिटन एरिया में, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया आमतौर पर हम कहते हैं बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, सिटी ऑफ अहमदाबाद, या फिर सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जो बताया गया सीआरपीसी में। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में इन्वेस्टिगेशन होना है ऑफेंसेस का जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशेबल है, तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, तो कहता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के नीचे के पुलिस ऑफिसर्स नहीं करेंगे। दैट मींस कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकता है या उससे जो ऊपर का ऑफिसर होगा वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, अगर बात इन्वेस्टिगेशन का मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो रहा है तो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़कर कहीं और इन्वेस्टिगेशन का बात चल रहा है तो यहां पे इन्वेस्टिगेशन होगा, तो कहता है किसके द्वारा होगा, तो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा, डीएसपी के द्वारा, या फिर जो भी डीएसपी के इक्विवेलेंट इन रैंक का पदाधिकारी पुलिस ऑफिसर होगा उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन होगा। मीन्स टू से कि अगर अपराध का जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशेबल है उसका इन्वेस्टिगेशन कहीं और मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़ के होना है,
तो वह पुलिस ऑफिसर या तो वो डीएसपी का रैंक का हो या उसके इक्विवेलेंट रैंक का पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। यह है सेक्शन 17। और सेक्शन 17 में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सेक्शन 17 को लेके, वो ये है कि इन्वेस्टिगेट करने से पहले ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का या जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेने का आवश्यकता नहीं है। इनको बिना मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ऑफेंसेस को, और साथ ही साथ अरेस्ट भी कर सकते हैं बिना ऑर्डर के इन मजिस्ट्रेट्स के। एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेक्शन 17 हमें बताता है वो ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाना है उस ऑफेंस का जो पनिशेबल है इस एक्ट के सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, तो वो अपराध का इन्वेस्टिगेशन करने से पहले इन पदाधिकारी को, इन पुलिस ऑफिसर्स को एसपी का परमिशन लेना जरूरी है। तभी जाके सेक्शन 13 के तहत जो अपराध हुआ है उसका निरीक्षण होगा इन पुलिस ऑफिसर्स में से किसी भी एक के द्वारा। तो पहले क्या करना होगा, एसपी का परमिशन लेना होगा इस संबंध में। तो ये दो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 17 से। तो इसी के साथ दोस्तों आज के एपिसोड को यहां पे हम लोग कंक्लूड करेंगे। आज के एपिसोड में हम लोगों ने सेक्शन 11 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हम लोगों ने देख लिया। बाकी जो बचाव प्रोविजन है इस एक्ट का वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। मैं अंततः आप लोगों से बस इतना कहूंगा कि अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, बात समझ में आई है, अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने स्टडी के ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक से शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपका हर एक सवाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।